अनुवाद ज्ञानम। अनुवाद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है कि जिसके जिसके साथ आप जुड़े रहोगे तो आप बहुत सारे विषयों के बारे में, माने संस्कृत के बहुत सारे विषयों के बारे में आप आसानी से पढ़ सकोगे, जिसमें आपको जानने को मिलेगा संस्कृत क्या में अनुवाद से किया जाता है, संस्कृत में संधि क्या होती है, समास क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग भाषा में हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विषय है हमारा अनुवाद ज्ञानम। संस्कृत पढ़ने से पहले हमें अनुवाद करने आना चाहिए। संस्कृत में सबसे पहले अनुवाद किया जाता है। तो अनुवाद कैसे करना है, ट्रांसलेटर, अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुवाद ज्ञानम। सबसे पहले हमें देखना है कि संस्कृत शब्द कैसे बना है। संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं हम, तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि जिसमें हर एक शब्द की उत्पत्ति दर्शाई जाती है। माने वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किन किन शब्दों से मिलने के बाद वो बना है, वो सब के सब उसमें बताया जाता है। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहला प्रश्न ये है हमारे सामने। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सम प्लस क्री प्लस ल्यूट इज इक्वल टू संस्कृत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये हुआ कि सम उपसर्ग है, क्री प्रत्यय है, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। तो सम प्लस क्री प्लस ल्यूट इज इक्वल टू संस्कृत बना। ये संस्कृत शब्द में जो आप सम दिख रहा है आपको, तो ये सन है, और सामने जो क्री दिख रहा है वो क्री धातु का क्री है, और ल्यूट में से त आया हुआ है। तो ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमने सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, तो सामान्य जानकारी पहले देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों, ये वचन क्या कहलाते हैं? वचन मतलब क्या होता है कि वचन का अर्थ ये होता है कि वचन मतलब आप एक आदमी हो, 2 आदमी हो कि 3 आदमी हो। सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द में आप एक हो कि 2 हो कि 3 हो, किस किस को बुलाना चाहते हो, माने संख्यावाचक होता है। वचन शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार ये 3 वचन संस्कृत में होते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, माने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं जो हमने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। तो ये सामान्य जानकारी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। लिंग तो वैसे 3 ही होती है, चौथा लिंग तो कोई होता नहीं है। तो सामान्य जानकारी मिली कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, यह तो सबको पता है। तो 3 क्या होते हैं वो तो हमने जान लिया। क्या क्या होते हैं? वचन 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं और पुरुष 3 होते हैं। ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब हमें आगे चलना है। अब हमें देखना है कि वाक्य रचना कैसे करनी है। संस्कृत में वाक्य कैसे बनाना है। छोटे छोटे वाक्य है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह रोता है। तो ये वाक्य छोटे छोटे वाक्य है, उन सबको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। हम देखते हैं कि हर एग्जाम में, आप 10th की एग्जाम दो, 8th की एग्जाम दो, 9th की एग्जाम दो, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ये छोटे छोटे वाक्य है, उसको बनाना है। माने छोटे छोटे वाक्य बनाने पर ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वाक्य रचना कैसे होती है, माने वाक्य कैसे बनते हैं। पहले तो ये हमें देखना है, उस वाक्य में क्या क्या होता है, पहले तो ये देखना है। यहाँ एक वाक्य दिया है मैंने, सह पुस्तकम पठति। यहाँ कौन सा वाक्य दिया है? सह पुस्तकम पठति। तो यहाँ देखिए उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ हिंदी में लिखा है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब देखना, ये एक छोटा सा वाक्य है। अब वो वाक्य बना है तो वो उसमें क्या क्या है, किस किस आधार से वो बना है, क्या क्या मिल करके वो वाक्य बना है। तो देखिए, पहला है वह जो है वो है कर्ता, वह जो है वो है कर्ता। पुस्तक है, पुस्तक है वह है कर्म।
और पढ़ता है, तो पढ़ता है वो हो गई क्रिया। ये तीन है। तीन क्या है कि कर्ता, कर्म और क्रिया। माने कोई भी वाक्य हमें बनाना हो, कर्तृवाचक कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य का कोई भी वाक्य बनाना हो तो ये तीन चीजें होना बहुत आवश्यक है। कौन सी? कर्ता, कर्म और क्रिया। जब तक ये कर्ता, कर्म और क्रिया वाक्य में नहीं होंगे तब तक वाक्य बनेगा ही नहीं, वाक्य से अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों तीनों मिलकर के वाक्य की रचना होती है। ये बात हमारे समझ में आ गई। और सामने लिखा है कर्ता। कर्ता में दो चीजें होती है। कर्ता दो प्रकार के होते हैं। कर्ता कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। पहला लिखा है नाम और दूसरा है सर्वनाम। पहला कौन सा है? नाम। नाम को तो हम जानते ही, हम सबके नाम आ जाते हैं, राम, श्याम, राजकुमार, यश, ये सब नाम आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? तो ये जो नाम लिखे गए हैं वो नाम नाम में आ गए। चाहे आप स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो, किसी का भी हो, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, हर एक नाम आप उसमें लगा सकते हो। तो ये नाम वो भी कर्ता होता है। मैंने किया, मैंने किया तो मेरा नाम क्या है कि मेरा नाम भूषण है, तो मैंने क्या किया तो वो भूषण, वो भी कर्ता हो गया। अब और एक होता है, ये है सर्वनाम। नाम आपके समझ में आ गए। अब सर्वनाम भी एक वस्तु होती है, तो वो सर्वनाम वो कहता है, वो भी कर्ता हो सकता है, सर्वनाम भी करता है। सर्वनाम में क्या क्या आता है? सर्वनाम, सर्वनाम उसे कहते हैं कि जो कॉमन होते हैं। उसमें किसी किसी व्यक्ति को हम पर्सनल नहीं बोल सकते, किसी लेडीज को हम पर्सनल नहीं बोल सकते, या किसी वस्तु का हम पर्सनल नाम लेकर के नहीं बोल सकते। तो सर्वनाम में सब आ जाते हैं। मैंने कहा वह, मैंने कहा तुम, मैंने कहा मैं, तो मैं में कोई भी आ सकता है, तुम में कोई भी आ सकता है, वह में कोई भी आ सकता है, उसने, इसने, वह, वे लोग, वे सब, ऐसे ये सब जो आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इतने जो भी नाम है वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम और नाम दोनों कर्ता में आते हैं। किस में आते हैं? कर्ता में आते हैं। ये बात भी हमारी समझ में आ गई कि वाक्य रचना किससे होती है। कि पहली वाक्य रचना तो होगी तो कर्ता, कर्म और क्रिया के द्वारा होगी। क्रिया भी होनी चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और कर्ता भी होना चाहिए। ये तीन बातें हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते, अगला टॉपिक देखते आगे क्या है। अब हम थोड़े से कर्ताओं के बारे में देखने वाले हैं। हमें वाक्य रचना करनी है, अनुवाद करना है, संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। तो पहली बात हमने देखा था कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के एक वाक्य बनता है, एक वाक्य की रचना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कर्ताओं को ढूंढना है। कर्ता के लिए क्या क्या कहा जाता है। तो मैंने एक छोटी सी पॉइंट बनाए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कर्ता के भी दो भेद किए थे। कर्ता भी कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाम, एक होता है सर्वनाम। तो नाम में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, माने स्त्री के नाम अलग हो सकते हैं, पुरुष के नाम अलग हो सकते हैं, और नपुंसकलिंग माने वस्तुओं के नाम, इन सब के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो उनको कैसे पहचाना जाए, उनको पहचानने की क्या ट्रिक है? संस्कृत में लिखा है, तो संस्कृत में ये पुल्लिंग में आता है कि नपुंसक में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है, ये कौन से लिंग में आता है, ये हमें जानना है। तो उसके लिए एक सामान्य सी ट्रिक है। जहां भी देखेंगे कि आप ऐसे विसर्ग लगा हुआ पाएंगे, विसर्ग लगा हुआ जहां भी होगा, तो सामान्य सी बात है कि वहां आपको समझ जाना है कि ये जो है विसर्ग लगा है, इसलिए वो पुल्लिंग में आता है। विसर्ग लगा है इसलिए वो पुल्लिंग में आता है। ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, थोड़ा और डीप में चले जाएंगे तो फिर नियम और बदल जाएंगे। पर मोटी मोटी बात है कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए हमें विसर्ग देखना है। जहां भी विसर्ग होगा वहां वो पुल्लिंग शब्द है, ये बात हमें समझ जाना है। दूसरी बात, जहां भी म होगा, अंतिम में म लगा हुआ होता है, तो वो म लगा है इसलिए समझ जाना है कि म का अर्थ ये होता है कि वो नपुंसक लिंग में आता है। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में आता है। और तीसरी बात, विसर्ग भी नहीं लगा हो, म भी नहीं लगा हो, और बीच के जितने भी शब्द है जिसमें ई, आ, उ ये लगा हुआ है, वो समझ जाना कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो ऐसे ही कर्ता को हमें देखना है, कर्ता को हमें ढूंढना है। तो मेरा नाम भूषण है, तो हम भूल जाते कि अरे अब तो भूषण है कि उसके सामने विसर्ग लगाना है कि म लगाना है। तो सीधी सामान्य सी बात है,
कि मेरा नाम भूषण है, मैं पुल्लिंग हूँ, तो सामान्य से विसर्ग लगा देना है। कोई नपुंसक है माने मंदिर है, तो मंदिर के सामने क्या लगाए, तो मंदिर के सामने म लगा देना है। देवालय है, देवालय के सामने म लगा देना है। देवालयम। पुष्प है तो पुष्प के सामने म लगा देना है। तो ये सारे नपुंसक शब्द है, इनका कोई लिंग नहीं होता है, इसलिए उनके सामने म लगा देना है। तो ये तीनों बातें हमारे ध्यान में आ गई। अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम बहुत सारे होते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे सर्वनामों की चर्चा की है। हमने देखा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी हमने देखा था, पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये पुरुष भी तीन प्रकार के हो गए। चलिए, यह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये तीन तीन शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। अब इन सब का अर्थ क्या होता है और ये सब क्यों लिखे हुए हैं? पहली बात तो ये समझना कि ये सब के सब सर्वनाम है। कौन से नाम है? सर्वनाम है। सर्वनाम है मतलब इसमें सभी आ जा सकते हैं, माने ये नाम हम किसी को भी दे सकते, किसी को भी। अब वो किसको दे सकते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सह, सह का अर्थ होता है वह। सह का अर्थ क्या होगा? सह का अर्थ होता है वह। तव का अर्थ होता है वे दोनों, द्विवचन में है तो द्विवचन का अर्थ क्या होगा कि तव मतलब वे दोनों। ते का अर्थ होता है वे सब, ते का अर्थ होगा वे सब। तो ये सह, तौते, सह का मतलब वह दूरवाची है। वह माने वह जो दूर बैठा हुआ है उसे हम वह कह करके बुलाते हैं। तुम इधर वह वो व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है, तो वो दूर है इसलिए उसे हम क्या कहेंगे कि वह। सह का मतलब हो गया वह, तव का अर्थ हो गया वे दोनों, और ते का अर्थ हो गया वे सब। तो ये तीन अर्थ समझ में आ गए। तो ये प्रथम पुरुष कहलाते हैं। प्रथम पुरुष, पहले पुरुष माने जो दूर के है, दूर के है इसलिए उनको पहला पुरुष कह दिया। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष थोड़े पास होते हैं, थोड़े पास में होते हैं, तो उनको क्या बुलाना है? तो हम बोलते हैं त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। सीधे सीधे से अर्थ है, बहुत सिंपल से अर्थ है। त्वम का अर्थ होगा तुम, एक वचन हो गया। युवाम, युवाम का अर्थ क्या होगा? तो द्विवचन है इसलिए युवाम का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम का अर्थ भी आप समझ गए होंगे कि यूयम मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं तो तुम सब क्या कर रहे हो? हम बोलते हैं तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग पी रहे हो। तो ये सब वाक्य बनाने के लिए इन बातों को समझना हमें बहुत आवश्यक है। तो ये तीन शब्द हमारी समझ में आ गए। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो ये दो बार हमारी समझ में आ गए। अब ये मध्यम पुरुष है, मध्यम माने वो थोड़ा पास में है, तुम मतलब कि थोड़ा पास में बैठा हुआ है इसलिए उसे तुम कह करके बुलाते हैं। ठीक, तो इतने सारे लोग हो गए। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है? दूर वाला है, पास वाला है, कि हम स्वयं है? कि हम स्वयं उत्तम पुरुष होते हैं। तो हम स्वयं उत्तम पुरुष है इसलिए अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, ये द्विवचन है इसलिए हम दोनों। और वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब। वयम का क्या अर्थ होगा? हम सब। तो इसका क्या मतलब समझना है हमें कि ये बहुत सारे सर्वनाम आ गए, ये बहुत सारे सर्वनाम आ गए। सह, तौ, ते माने वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। तो इतने सारे सर्वनाम आ गए, माने इतने सारे लोग हमारे सामने खड़े हो गए। अब क्या करना है? ये तो कर्ता हो गए, बहुत सारे कर्ता हमने ढूंढ निकाले। अब ये कर्ता हो गए, ये आपको याद करना है। इसको याद करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा सह, तौ, ते प्रथमा, त्वम, युवाम, यूयम द्वितीया, और अहम, आवाम, वयम तृतीया। ऐसे भी बोल सकते हो, या सह, तौ, ते प्रथमा, त्वम, यूयम प्रथमा, यूयम द्वितीया, अहम, आवाम, वयम तृतीया। ऐसे भी आप बोल सकते हो, तो आपके समझ में आ जाएगा। और इसको याद करना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये कर्ता के बारे में हमने चर्चा कर लिया। आगे चलते हैं, आगे और देखिए क्या कहा है। हाँ, अब देखना है हमें, यहाँ एक नोट लिखी हुई है कि धातुओं को या क्रिया को सार्थक बनाने हेतु उसमें प्रत्यय लगाना बहुत आवश्यक है। हमने कर्ता देख लिया। कर्म तो होता है, कर्म किसे कहते हैं? कर्म तो वो होता है कि जो
कर्ता करना चाहता है। कर्ता क्या करना चाहता है, कर्ता को क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है, कर्ता को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो कर्म कहलाता है। तो वो कर्म तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसको पहचानने के लिए मैंने अपनी ट्रिक बताई थी कि विसर्ग लगा हुआ हो तो पुल्लिंग, म लगा हुआ हो तो नपुंसक, और बाकी सब जितने शब्द बचे वो सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, अब हम धातुओं की माने क्रिया की चर्चा करेंगे। क्रिया को एक स्पेशल नाम आता है संस्कृत में, क्रिया को कहते हैं धातु। क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को कहते हैं धातु। धातु जहां भी लिखा हुआ होगा तो वहां आपको समझना है कि ये क्रियाओं की, क्रिया की बात चल रही है। धातु मतलब क्रिया। ठीक, तो अब वो धातु है, वो क्रिया है, उसको सार्थक बनाने के लिए उसमें प्रत्यय लगाना भी बहुत जरूरी। प्रत्यय वो चीज होती है कि जो धातु के अंत में लगती है, धातु के बाद में लगती है, धातु के बाद में लगती है, और लगने के बाद उसमें से कोई अर्थ प्रकट होता है। और यदि आपने मात्र धातु लगा दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पट धातु, ये पट है, ये पट धातु है। अब पट का मतलब क्या होता है, कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पट का मतलब कोई नहीं निकलता है जब तक उसके पीछे आप प्रत्यय नहीं जोड़ते हो। जब तक प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है तब तक उसमें से कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसलिए धातुओं को सार्थक बनाने के लिए ये पट धातु है। अब कर दिया ये ती है, ती कौन सा है, ये ती प्रत्यय है। ये प्रत्यय भी क्या होते हैं इसकी भी डिटेल में चर्चा अपन आगे करेंगे, पर सामान्य सामान्य जानकारी अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पट प्लस ती इज इक्वल टू पठती। अब ये पठती बन गया, ये पठती बन गया, तो पठती का अर्थ होता है पढ़ रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिखा है लिख, लिख का मतलब होता है लिखना। अब लिख 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 लिखोगे तो उसमें से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पर जब आप उसके सामने प्रत्यय लगाते हो तो उसमें से कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो ये ती प्रत्यय इसके सामने भी लिख दिया तो अर्थ क्या बनेगा कि लिखती। लिख प्लस ती इज इक्वल टू लिखती, तो लिखती ये इसका अर्थ बन गया। ठीक, तो लिखती का मतलब होता है लिख रहा है, लिखता है, तो ये शब्द हो। तीसरा, तीसरा यहाँ गम के रूप चलते हैं गच्छ में। गम मतलब, गम का मतलब होता है जाना, जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जाना भी एक क्रिया है। तो गच्छ प्लस ती, गच्छ प्लस ती इज इक्वल टू गच्छति, तो ये ती प्रत्यय यहां भी लग गया, तो गच्छ प्लस ती इज इक्वल टू गच्छति। तो ये जो शब्द बना है पठती, लिखती, गच्छति, तो ये क्रियावाचक है, ये क्रिया है सारी। पढ़ रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, तो ये वर्तमान कालवाचक समझना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि पठ प्लस ती इज इक्वल टू पठती। माने यहाँ ये कहना चाहते हैं कि धातुओं को या क्रिया को सार्थक बनाने के लिए, उसमें से अर्थ निकालने के लिए प्रत्यय लगाना जरूरी है। और ये प्रत्यय चेंज होते रहते हैं, प्रत्यय हर बार चेंज होंगे। जैसे आपको भूतकाल का वाक्य बोलना है तो प्रत्यय चेंज हो जाएगा, धातु कोई चेंज नहीं होगा, धातु जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। आपको भविष्य काल के वाक्यों को बोलना है तो भविष्य काल का वाक्य बोलोगे तो प्रत्यय चेंज हो जाएगा, भूतकाल का बोलोगे तो प्रत्यय चेंज हो जाएगा, आज्ञार्थक बोलोगे तो प्रत्यय चेंज हो जाएगा। माने ऐसे बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जिनको लगाने पर अर्थ चेंज हो जाता है। और वो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि प्रत्यय हमेशा शब्द के या धातु के अंत में लगते हैं, बाद में लगेंगे। और एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग की भी चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग कहाँ लगता है कि उपसर्ग धातु या शब्दों के पहले लगते हैं, पहले लगने वाले उपसर्ग होते हैं, और धातु प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के बाद में लगते हैं। तो ये दोनों बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा पॉइंट। अब ये यहाँ हमने कुछ प्रत्ययों की चर्चा की है, अब कुछ प्रत्यय भी आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन से हैं, इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये पुरुष भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो हमने पहले पढ़ा था, पहले पढ़े थे वो कर्ता थे, अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए पहला है ती तह अंति, माने इसको बस याद करना है, तीतः अंति, सी थह थ, सी थह थ, आमी आवह अमह, तो ये प्रत्यय होते हैं।
अब हमने जो पहले में जो कर्ता पढ़े थे सह तऊ ते, उसके साथ हमें इन प्रत्ययों को जोड़ते जाना है। तो बहुत सिंपल सिंपल वाक्य हमारे इजीली तैयार हो जाएंगे। देखिए अगला पेज देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सह प्लस ती, माने जो हमने कर्ता पढ़े थे, पहले कर्ता कौन से पढ़े थे, सह तऊ ते, सह माने वे वह, वे दोनों वे सब। तो सह के साथ हमेशा ती लगता है। सह के साथ वह अकेला होगा तो हमेशा उसके साथ ती जुड़ेगा। तऊ तऊ के साथ हमेशा तह जुड़ता है। ते के साथ हमेशा अंति जुड़ता है। त्वम के साथ हमेशा सी जुड़ता है। और युवाम के साथ थ जुड़ेगा, यूयम के साथ थ जुड़ेगा, अहम के साथ आमी जुड़ेगा, आवाम के साथ आवह जुड़ेगा और वयम के साथ आमह जुड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। हमने पहले कर्ता रखे हैं, उसके बाद प्रत्यय रखे हैं, तो कौन से कर्ता के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये बात आपको ध्यान में आ गई तो बहुत सारे सिंपल सिंपल वाक्य आपके तैयार हो जाएंगे। फिर से एक बार पढ़ता हूं। सह तौते ये करता है, त्वम युवाम यूयम ये करता है, अहम आवाम वयम ये भी करता है, ये सारे करता है। इन सब का अर्थ भी हमने देख लिया। और प्रत्यय कौन कौन से जुड़े, किस किस के साथ किस किस का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, माने जोड़े बनाने हैं हमें। जोड़े बनाए तो सह के साथ ती लगेगा, तव के साथ तह लगेगा, ते के साथ अंति लगेगा, त्वम के साथ सी लगेगा, युवाम के साथ थह लगेगा और यूयम के साथ थ लग जाएगा। और अहम आमी लगेगा, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह लग जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम छोटे छोटे वाक्यों को बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो हम कर्ता उठाएंगे। एक कर्ता लेना है, तो कर्ता ले लिया हमने सह। सह का अर्थ क्या होता है, सह का अर्थ होता है वह। वह तो वह यहां लिखा है पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है के लिए क्या वाक्य बन जाएगा, पठ। पठ एक धातु होता है, पठ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ने के अर्थ में इस क्रिया का किया। और सह लेने के बाद ये पठ है, वो पठ धातु है और धातु के साथ हमें ये प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ती प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो पट के साथ ती जोड़ दो तो पठती बन गया। और सह पठती वह पठती हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब ये इतने सारे करता है, उन सबसे कार्य कराना है हमें, उन सबसे पढ़वाना है। तो कैसे पढ़वाएंगे, तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों के लिए आ जाता है तव। वे दोनों के लिए तव आ जाता है। और तव के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो तह प्रत्यय जुड़ता है। और बीच में क्या डालना है, कि बीच में धातु डालना है। तो ये वाक्य बन जाएगा तव पठतः। वाक्य बन गया छोटा सा, तव पठतः। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कि इसका अर्थ ये हो गया कि वे दोनों पढ़ते हैं। तीसरा है, तीसरा वाक्य देखिए, वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब के लिए क्या आता है, वे सब के लिए संस्कृत में शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है, हिंदी में तो इतना बड़ा लग दिया, वे सब। तो वे सब के लिए संस्कृत में बहुत छोटा शब्द है ते। ते का मतलब होता है वे सब। अब वे सब पढ़ते हैं, तो पठ धातु, पठ धातु को ले लिया। पठ धातु के साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, पट धातु के साथ हमें अंति प्रत्यय जोड़ना है। तो पट धातु के साथ अंति प्रत्यय जोड़ेंगे तो ते पठंती का अर्थ हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे वाक्य हमें बनाना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे और इन सब के वाक्य बना करके हम विराम लेंगे। देखिए आगे है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम के लिए क्या कहा था संस्कृत में शब्द, तो तुम के लिए कहा था त्वम। तुम के लिए क्या कहा था, त्वम। ये त्वम करता है, तुम क्या है, तुम है करता, त्वम हो गया करता। अब इसके बीच में ये क्या है, कि पट हो गया, पट हो गया धातु। और इसके साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, तो सी प्रत्यय जोड़ना है। तो धातु हो गया पट, सी हो गया प्रत्यय। तो तुम पढ़ते हो का अर्थ हो जाएगा त्वम पठसी। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। अब तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों को पढ़वाना है, तो क्या करेंगे, तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों के लिए संस्कृत में शब्द है युवाम। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ये कर्ता के लिए जो शब्द दिए गए हैं
वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, पढ़ते हो का मतलब होता है पठतः, पठथः, पठथः, पठथः। ये थ हमने जोड़ा था, मैंने कहा था कि तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम के साथ हमेशा थह लगता है, तो थह लगेगा, ठीक। और ये पठ जो है, पठ जो है वो क्रिया है, वो धातु है, और ये प्रत्यय जुड़ गया, इसलिए इसके साथ क्या बन गया, पठथः। तो तुम दोनों पढ़ते हो के लिए क्या आया, युवाम पठथः। आगे देखिए अगला है तुम सब पढ़ते हो, तुम सबसे पढ़वाना है, अब सबसे काम करवाना है, तो तुम सब, तुम सब, तुम सब माने सामने बैठे हुए लोग हैं, वह सब, वे सब, वे सब तो बहुत दूर के लोग थे, अब तुम सब तो बहुत सामने बैठे हुए लोग हैं, तो उन सब के लिए क्या आएगा, तुम सब के लिए यूयम, यूयम आएगा। यूयम के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, यूयम के साथ जुड़ता है थ, ऊपर जुड़ता था थ, ऊपर विसर्ग लगता था, नीचे बस थ जोड़ना है, और बीच में क्या है, बीच में धातु है, बीच में धातु डाल दी तो शब्द बन गया पठ प्लस थ, तो पठत। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। अब अगला देखते हैं, अब हमें पढ़ना है, मुझे स्वयं पढ़ना है, मैं स्वयं पढ़ता हूं, तो मेरा वाक्य क्या बनेगा, मेरे लिए तो मुझे जोड़ना है अहम, अहम पठामी, आमी जोड़ना है। मैंने कहा था कि बीच में धातु डालना है और उसके आगे धातु के पीछे हमें यह जोड़ना है कि वो प्रत्यय कौन सा लगता है, तो आमी लग गया, तो अहम पठामी, ये छोटा सा वाक्य बन गया। हम दोनों पढ़ते, तो हम दोनों के लिए क्या कहा, हम दोनों के लिए शब्द आता है आवाम, आवाम पठावह, पठावह, आवह लगता है, पठ प्लस आवह माने पठावह। और हम सब पढ़ते हैं, इसके लिए वयम पठामह, इसके लिए क्या लगेगा, वयम पठामह। हम सब के लिए संस्कृत में शब्द आता है वयम, हम सब के लिए वयम, तुम सब के लिए त्वम, युवाम, यूयम, यूयम शब्द आता है, और वे सब पढ़ते हैं, इसके लिए ते शब्द आता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत छोटे छोटे से वाक्य है, बस ये छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं, और ये लिख, लिख प्रत्यय लेकर के आपको प्रयास करना है, आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, 5-5 वाक्य तो कम से कम आपके बन जाने चाहिए। अलग अलग प्रत्यय लेकर के आप बना सकते हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, खाने के लिए खाद आता है, तो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादवः, खादामह, तो ऐसे ही वो वाक्य बन जाएंगे। लिखती, लिखतः, लिखंती, तो ऐसे ये दो प्रत्यय मैंने बताए, उन दो प्रत्ययों के आधार से आपको 10-10 वाक्य बनाने, तो तभी आपका ये जो अभ्यास है वो पूरा हो पाएगा। इतनी बात कह करके हम यही विराम लेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई गई होगी, अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना। अभी हम यही विराम लेते हैं। नमस्कार।